फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के सामने रिदा। जैसे कि आज हम क्या टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फर्स्टली मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कि हमने पढ़ा था RPWD 2016, ये एक्ट हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा था इसमें कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ थी। इसमें हमारी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हमने देखी थी, वो हम डीपली वहाँ नहीं पढ़ पाए थे। तो अब मैं इस वीडियो में क्या लेकर आई हूँ, मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि जो वो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं, क्या होता है उसके अंदर, वो सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगी। ज़्यादा डीपली हम अब भी नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि कौन सी डिसेबिलिटी क्या होती है। तो शायद आप लोगों को याद आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो हम अपनी वीडियो पे दोबारा पीछे आ जाते हैं कि हम आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को, थोड़ा थोड़ा उसका इंट्रो कि क्या होती है डिसेबिलिटी। फर्स्ट मैं देखूँ तो मेरी स्क्रीन पे मुझे नज़र आ रहा है ब्लाइंडनेस, हिंदी में बोलते हैं दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता से बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे कि दृष्टि बोलते हैं देखने की क्षमता को, है ना, कि हीनता मतलब कि उसकी चीज़ का ना होना। तो हमारी क्या इसका होता है कि ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते। नीचे पढ़े, एक दृष्टिहीन व्यक्ति देखने में असमर्थ होता है। दृष्टिहीन किसे बोलते हैं? जो देख नहीं सकता, अपनी आँखों के द्वारा दुनिया को, समाज को नहीं देख सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड बोलते हैं उसे। तो ये क्या है? हमारी ब्लाइंडनेस है, हिंदी में दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता अधिकांश जन्मजात होती है या कभी किसी दुर्घटनावश भी हो सकती है। यह है मतलब कि इसके क्या कारण हो सकते हैं ब्लाइंडनेस होने के हमारे। तो कुछ हमारे कारण हो सकते हैं जन्मजात, मतलब बाय बर्थ, किसी कॉजेज़ की वजह से क्या हुआ, बच्चे का आँखों की जो देखने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, या कभी कभी जब बच्चा बड़ा छोटा होता है या बड़ा होता है, किसी कारण एक्सीडेंट दुर्घटनावश क्या होता है, उसकी आँखों की देखने की क्षमता का चला जाना। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हम दृष्टिहीनता बोलते हैं। दृष्टिहीनता होती है डिसेबिलिटी, और इंग्लिश में ब्लाइंडनेस। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट है हमारा लो विज़न। क्या? लो विज़न हिंदी में होगा हमारा अल्प दृष्टि बाधित। हमने वहाँ पढ़ा दृष्टि बाधित मतलब पूरी उसकी क्या है, आँखों की देखने की क्षमता सब खत्म होना। यहाँ पे क्या है? अल्प दृष्टि, अल्प विज़न मतलब लो विज़न, कुछ कम मात्रा में देखना या कुछ कम दिखाई देना। हम लोग देखते हैं बुढ़ापे में लोग बोलते हैं भाई कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं उसे अब कुछ यंत्र लगा के, चश्मा लगाता है, चश्मा लगा के दूर का चश्मा, पास का चश्मा, हम इस तरह से देखते हैं। तो क्या हो सकता है, जो लो विज़न वाले लोग हैं वो किसी अप्लाइंसेस का यूज़ करके देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पूरे तरीके से देखते हैं। वो क्या करते हैं, लो विज़न, उनकी क्षमता जो होती है देखने की वो कम होती है, बिल्कुल गायब नहीं होती, थोड़ी ही होती है उनमें। देखें क्या लिखा हुआ है इसमें, अल्प दृष्टि यानी पूर्ण रूप देखने में अक्षमता, जिसमें कुछ मात्रा में दृष्टि उपलब्ध होती है। क्या हम पूरी तरीके से नहीं देख सकते, बट क्या देख सकते हैं, हम थोड़ी मात्रा में चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कौन सी डिसेबिलिटी है, लेप्रोसी कर्ड। इसमें क्या होता है, इसे पहले हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। यह एक संक्रमित बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राइस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राइस के कारण होती है। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिका, आँखों की शेषमक सतहों को प्रभावित करता है। मोस्टली जो हमारे क्या करता है, ये स्किन को डिस्ट्रॉय करता है। हाथों की जो हमारी त्वचा है, हाथ पैरों की, हमारी बॉडी की, उसे क्या कर देता है, ये गला देता है, गला देता है। ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। नेक्स्ट पर हम क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट मतलब जो लोग सुन नहीं सकते। हिंदी में बात करूं, श्रवण अक्षमता। ऐसे कौन से लोग जो जो सुन नहीं सकते। यहाँ पे हम क्या लिखा हुआ देख रहे हैं, श्रवण हानि आंशिक या कुल सुनने में समर्थता है। जिन लोगों को बिल्कुल सुनाई नहीं देता। डीफ होते हैं, एक होती है हमारी दो तरीके से दे रखी है इसमें, डीफ और एक हार्ड ऑफ हियरिंग। जो डीफ लोग होते हैं वो उन्हें मतलब बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। कौन सी नंबर पे हम देखें, 70 डेसिबल जो हमारी ध्वनि को मापने की इकाई होती है वो क्या होती है?
डेसिबल, जैसे हमने डी और बी लिख रखा है ना, डेसिबल। अब हम देखें हार्ड ऑफ हियरिंग, ई का लिख रखा है 60 से लेके 70 दे रखा है हमारा हार्ड ऑफ हियरिंग। इसमें क्या है कि ऐसे लोग आते हैं इसमें जिनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो 60 से लेकर 70 के बीच में होती है, 70 नहीं होती। जिनकी 70 होती है उन्हें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, जिनकी 60 से लेकर 70 के बीच में होती है वो शायद थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, या फिर कुछ आइंसिस मशीन वगैरह का यूज़ करके। फिफ्थ बात करें लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसे हिंदी में बोलेंगे चलन अक्षमता। चलन अक्षमता से हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि चलने संबंधी यदि कोई समस्या होती होगी। सामान्य तौर पर चलने फिरने में समस्या हड्डी, जोड़ और मांसपेशियों से संबंधित होती है। जो हमारी हड्डी होती हैं बॉडी के अंदर, जोड़ होते हैं और मांसपेशियाँ होती है, इनसे संबंधित इन सब में क्या होती है, कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमें चलने में, फिरने में, दौड़ने में क्या होने लगती है, समस्या होने लगती है। ठीक, आगे बात करें बौनापन। हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमें सड़क पे, अपने कोई आसपास रिश्तेदार, पड़ोसी, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ इस तरह से देखा होगा। बौनापन हमने वर्ड सुना है, बौनापन मतलब से हम वर्ड लें तो हमारे समझ में आता छोटा व्यक्ति जिसकी हाइट नॉर्मल नहीं होती है। बौनापन एक वृद्धि विकार है। वृद्धि से हम समझते हैं एक फिजिकल अपीयरेंस, जो हम देख के बता सकते हैं कि भाई इसकी ये नॉर्मल है, इसकी हाइट नॉर्मल नहीं है, कुछ ज़्यादा ही छोटा है। ठीक है, शरीर की औसत ऊंचाई से कम होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि भाई ये इंसान जो है, हम नॉर्मल इंसानों को देखते हैं कि क्या है भाई इसकी हाइट 4 इंच है, 5 है, 6 है, हम इस सबको नॉर्मल मानते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या, ये जो एक नॉर्मल एज हो, नॉर्मल हाइट होती है, ये उससे क्या है, इससे बहुत कम है। तो हम इन लोगों को क्या कहते हैं, बौनापन कहते हैं, जो शरीर की औसत ऊंचाई से कम हो। आनुवंशिक विकार के कारण बौनापन हो सकता है। आनुवंशिकता के कारण, आनुवंशिकता मतलब जो ऐसी चीज़ें जो हमें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे हमारे पुरखों से मिल रही हैं, हमें उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, आनुवंशिक विकार के कारण। कि हो सकता है मेरे दादा थे, या मेरे दादा के भी दादा थे, या मेरे परदादा थे, इस तरह की कोई भी बीमारी हम अपनी इस आज की जनरेशन में आना, पुराने जनरेशन से आज की जनरेशन में क्या होना, ट्रांसफ़र होना, उसे हम बोल सकते हैं आनुवंशिक। नेक्स्ट बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोचना, समझना, तर्क संबंधी कार्य करना सीमित हो जाता है। क्यों होता है कि ये हमारे जो हमारा दिमाग होता है, हमारा बुद्धि होती है, उसकी जो क्षमता, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, सीमित हो जाता है या किसी कारणवश रुक जाता है। जब हमारा डेवलपमेंट रुक गया तो क्या है, हमारी जो बुद्धि है उसने काम करना क्या कर दिया, कम कर दिया। हम कोई भी चीज़ सोचेंगे, उसको तर्क करना या फिर उस कार्य सोचना, हमारा समझना, चीज़ों को सीखना, रिस्पॉन्स देना, किसी का रिप्लाई देना, ये सब क्या होता है, हमारा डिले हो जाता है। जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट डिले चल रहा है, उस डेवलपमेंट डिले के कारण जो हम कार्य करते हैं हमारा वो भी डिले हो जाता है। नेक्स्ट बात करें मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस मतलब मानसिक रूढ़ता। हमने ऊपर देखा कि मानसिक मंदता को खैर आप चेंज करके बौद्धिक अक्षमता भी कर दिया गया है, लेकिन क्या है ये मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन या बौद्धिक अक्षमता की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है कि हमारे डेवलपिंग टाइम में अगर बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी हो रही है, उसे हम मानसिक मंदता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कह सकते हैं। लेकिन 18 वर्ष के बाद क्या, 18 वर्ष के बाद कि हमारा डेवलपिंग टाइम क्या है, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर 18 वर्ष के बाद व्यक्ति के मानसिक उसे कोई तनाव हो रहा है या उसे किसी प्रकार की मस्तिष्क में गड़बड़ी है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, 18 वर्ष के बाद होने वाली समस्याओं को हम मेंटल इलनेस बोलते हैं। उस कंडीशन में हम उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, MI, मेंटल इलनी, मानसिक बीमारी या मानसिक रूढ़ता कह सकते हैं। हम देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मानसिक बीमारी उन बीमारियों का समूह के लिए सामान्य शब्द है जो मन और मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। बीमारी जिससे द्विध्रुवी विकार, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, चिंता और व्यक्तित्व विकार होते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें कई प्रकार की बीमारियों के नाम लिख दिए गए हैं। हम इसे देखें, द्विध्रुवी, इसमें क्या होता है, मूड चेंज होते हैं, 1 मिनट में खुश, 1 मिनट में दुखी। डिप्रेशन
कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, हमारा कोई अपना कहीं चला गया है हमें छोड़ के, तो क्या होता है उसके सदमे में आ जाना, ठीक है, डिप्रेशन। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ये ज़्यादातर उन बच्चों को होता है, उन छोटे बच्चों को होता है। तो क्या होता है, उन्हें उनके दिमाग में भ्रम बैठ जाता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, कोई साया है, या कोई उन्हें परेशान कर रहा है, उन्हें कुछ दिखने लगता है, सोते में सपने डरावने आते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो सब स्किज़ोफ्रेनिया में होती है। और ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे मेंटल इलनेस के अंतर्गत आते हैं। हम बात करें नेक्स्ट, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म को इंग्लिश में हिंदी में स्वालीनता भी बोलते हैं, स्वालीनता। इसमें क्या है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। आप इसको ध्यान से देखो कि ASD के बारे में पूछा जा सकता है कि ASD की फुल फॉर्म बताओ, तो ASD की फुल फॉर्म ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होती है। विकासात्मक विकार है, एक डेवलपमेंटल क्या है, ये हमारा एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो संवेग और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऐसे बच्चे जो सोशल होने से जो सोशल नहीं होते, जिनके क्या होता है, इन्हें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मैं पढ़ूँ नेक्स्ट अपना सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी को हिंदी में बोलते हैं परमस्तिष्कीय पक्षाघात। बहुत बार CP की फुल फॉर्म मालूम कर ली जाती है कि CP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CP की फुल फॉर्म होती है हमारी सेरेब्रल पॉल्सी। परमस्तिष्कीय पक्षाघात एक शारीरिक स्थिति है। ये क्या स्थिति है, शारीरिक स्थिति है जो मस्तिष्क को क्षति पहुंचने के कारण होती है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की हमारी क्षति पहुंचती है जिसके कारण हमारे लिम्स, हमारे जो बॉडी के लिम्स होते हैं, अपर लिम्स मतलब दोनों हाथ, लोअर लिम्स मतलब दोनों पैर, किसी कारणवश हमारे इफेक्टेड हो जाते हैं, या फिर हमारी बॉडी क्या करती है, काम करना बंद कर देती है। तो हमारे किसके अंतर्गत आता है, वो हमारा CP सेरेब्रल पॉल्सी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी क्या होता है, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी न्यूरोमस्कुलर आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जो मांसपेशियों की कमजोरी और नुकसान का कारण बनती है। ये भी हमारा क्या है, एक फिजिकल जो हमारी बॉडी होती है, हमारी फिजिकल बॉडी में हम पूर्ण रूप से दिखाई दी जा सकती है। इसमें क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, कमर होती है, उसमें एक प्रकार का कुछ उभाव सा होने लगता है, वो उसमें एक लिक्विड भरा होता है, जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य को धीरे धीरे उसकी बॉडी में भी काम करना बंद कर देती है, उसको चलने फिरने में समस्या होने लगती है। अगला बात करें क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। क्रॉनिक अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, डिस्ट्रिक्स, लू गेहरिम रोग, हंटिंग रोग, न्यूरोमस्कुलर रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सब क्या है, ये हमारी कंडीशंस के नाम हैं। आप लोगों ने सुना होगा दौरा आना किसी तरह का, ठीक है, दौरा हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, दौरा फिट्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की जो बंदे के अंदर कंडीशंस होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत आती है, किसी व्यक्ति का दौरा आना। नेक्स्ट पढ़े हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी विशिष्ट अधिगम अक्षमता। कभी कभी क्वेश्चन आता है SLD की फुल फॉर्म क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन के उसे नोट डाउन करते रहें। अधिगम अक्षमता स्थितियों का एक ऐसा समूह है जो किसी को सुनने, सोचने, समझने, लिखने, गणित कौशल की गणना करने आदि में क्या होती है, समस्या होने लगती है। ये बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने में, लिखने में, सोचने में, समझने में, गणितीय गणना करने में क्या होती है, समस्या होती है। किसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं SLD, अधिगम अक्षमता बोलते हैं इसे। अब देखें हम उदाहरण, ये कितने प्रकार की होती है, ये मोस्टली हमारी 3 प्रकार की होती है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि अधिगम अक्षमता कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, हमारे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, जो बच्चों को पढ़ने संबंधी समस्या होती है, पढ़ने संबंधी समस्या होती है, जैसे हमारा 6 और 9 सिमिलर होता है, उल्टा सीधा करके, तो ये बच्चे क्या होंगे, आप उन्हें 9 बोलोगे तो ये 6 लिखेंगे, 6 बोलोगे तो 9 लिखेंगे। क्या करते हैं, ये नंबर या फिर अक्षरों को ही चेंज कर देते हैं।
जिन बच्चों को पढ़ने में समस्या होगी इसे डिसलेक्सिया बोलेंगे। जिन लोगों को लिखने संबंधी समस्या होगी इसे डिस्ग्राफिया बोलेंगे। जिन लोगों को गणित की गणना करने में समस्या होगी उन्हें क्या बोलेंगे हम? डिसलेक्सिया बोलेंगे। जैसे किसी ने बोला 29 तो हो सकता है ये 92 ही लिख दे। इन्हें अक्षर हो गए, शब्द हो गए, नंबर हो गए, इनकी क्या करते हैं, ये लौटा पलटी करने लगते हैं जब जिन बच्चों को अधिगम अक्षमता होता है। जिनको पढ़ने लिखने संबंधी समस्या होती है उसे डिसलेक्सिया, जिन्हें लिखने संबंधी समस्या होती है उसे डिस्ग्राफिया, जिसे गणित की गणना करने में संबंधित समस्या होती है उसे बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट बात करें हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा CNS होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये उसको प्रभावित कर देता है। यह मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों के भीतर सूचना के प्रवाह को रोकती है। कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है? सूचनाएं प्रदान करता है। तो किसी कारणवश क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इफेक्टेड होता है, जिसके कारण जो हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को इन्फॉर्मेशन देता है वो कार्य करना रोक देता है, वो कार्य करना कम कर देता है। नेक्स्ट बात करें स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, वाणी और भाषा संबंधी दिव्यांगता। तो इसे हम दो तरह से देखते हैं। क्या है ये? फर्स्ट स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर के अंदर क्या है? सामान्य बुद्धि और बढ़ती उम्र के साथ बच्चे की भाषा के कौशल बढ़ते रहते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि छोटा बच्चा हुआ वो कम बोलता है, वो बोलता नहीं है, उसके बाद बच्चे के शब्दों का विकास होता रहता है, वो 2 शब्द बोलता है, फिर वो ऐसा करके 10 शब्द बोल दिए, उन्हें 100 शब्द बोलने लगा, 200 शब्द बोलने लगा। तो क्या बच्चे की एज के बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, बच्चे की भाषा का विकास भी हो जाता है। एवं कुछ बच्चों में बोलने की समस्या हो सकती है। बिल्कुल कुछ बच्चों में क्या होती है, बोलने की समस्या होती है कि उनकी एज तो बढ़ती है लेकिन उनके बोलने की क्या होती है, क्षमता नहीं बढ़ पाती। उनकी वाक शक्ति में गड़बड़ी हो सकती है। वाक विकार ऐसी स्थिति है जिसके कारण बच्चे को बोलने में समस्या होती है। क्या है हमारा? वाक विकार जिन बच्चों को होता है उन बच्चों को क्या होती है, उन्हें बोलने में समस्या होती है। इसका सेकंड पार्ट देखें, लैंग्वेज डिसऑर्डर। अभी हमने बात की थी वाणी, वो क्या बात की थी हमने? अभी बात की थी स्पीच डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर पे। लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है? भाषा विकार वाले लोगों को खुद को व्यक्त करने एवं दूसरों को समझाने में समस्या होती है। ठीक बात है, जब हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा तो मैं अपनी बात को दूसरों के सामने किस प्रकार व्यक्त करूँगी? मैं अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करने में क्या करूँगी? मुझे शब्द ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि मुझे लैंग्वेज डिसऑर्डर है। बात करें नेक्स्ट थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। क्या है थैलीसीमिया? थैलीसीमिया हमारा एक रक्त से संबंधित ऐसी आनुवंशिक बीमारी है। मैंने आपको बताया था कि आनुवंशिक किसे बोलते हैं? जो ऐसी समस्या या ऐसी कोई बीमारी जो हमें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों से हमें प्राप्त हो रही है, जो हमें हमारी पीढ़ी से मिल रही है, हमारे दादा परदादा। अगर ऐसी बात करें तो हमें ऐसे लोगों से जो हमें हमारी बीमारियां, कुछ अच्छी आदतें बुरी आदतें मिलती हैं, उसे हम आनुवंशिक बोल सकते हैं। तो थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। इसके अंदर क्या होता है? जो रक्त कोशिकाओं के कमज़ोर और नष्ट होने के कारण होता है। क्या? जब हमारे रक्त की कोशिकाएं होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या वो नष्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? थैलीसीमिया हो जाता है। किसी जीन की अनुपस्थिति के कारण भी होता है। वह हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण को गंभीर रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को क्या करता है? उस प्रोटीन को बनाना बंद कर देता है, जिसके कारण हमारी क्या होती है? हमारी जो शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? थैलीसीमिया होता है। नेक्स्ट बात करें हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक रक्त विकार है। ये फिर से हम हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, दोनों रक्त विकार हैं। जो रक्त के थक्का जमना प्रोटीन की कमी की विशेषता है। इन प्रोटीनों की उपस्थिति के कारण रक्तस्राव सामान्य से अधिक होता है। जैसे किसी को खेलते खेलते बच्चे को चोट लग गई, अब आप देख रहे होगे हमारे चोट लगी, चोट से हमारी स्किन थोड़ी हटी और वहाँ से खून निकलना, जो हमारा रक्त था वो बहना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद हमारा जो रक्त है वो खुद ब खुद बहना रुक के वहाँ पे क्या होता है? कुछ जम सा जाता है, थक्का जम जाता है खून का। तो जिन
जिन लोगों को हेमोफीलिया होती है उनका वो रक्त का थक्का नहीं जमता। अब ऐसे लोगों को अगर चोट लगती है तो क्या होता है, उनका रक्त थोड़ी सी भी चोट लगी तो उनका रक्त क्या होता है, वो बहता रहता है। उनमें क्या होती है, उनमें वो रक्त का थक्का नहीं जम पाता, जिसके कारण खून चलना बंद हो जाता है। ऐसे लोगों का क्या होता है, चोट लगने के पश्चात खून बह रहा है तो खून बहता रहता है, उनके खून में थक्का बनने की क्या होती है, कमी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी चोट के कारण भी ज़्यादा खून बह जाने के कारण व्यक्ति की मौत तक हो जाती है, जिन लोगों को हीमोफीलिया होता है। नेक्स्ट बात करें सिकल सेल डिसऑर्डर। सिकल सेल डिसऑर्डर में क्या होता है, सिकल सेल डिसऑर्डर रक्त विकारों का एक समूह है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं, हम सबने सुना है लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी दराती के आकार की हो जाती है। जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो कौन से आकार की होती हैं, दराती के आकार की हो जाती हैं, मतलब विकृत हो जाती हैं, वो फैलने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो टूट जाती हैं। जब एक चीज़ टूट गई तो वो क्या करेगा, सही प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो काम करना होता है, आरबीसी का काम क्या होता है, बॉडी तक हमारी ऑक्सीजन लेके जाना। जब वो आरबीसी क्या हो गई, विकृत आकार की हो गई और वो हमारे बॉडी में टूट गई तो वो क्या करेगी, अपना काम करना बंद कर देगी। काम करना बंद कर देगी मतलब ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाना बंद कर देगी। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारा क्या, वो अवस्था हमारी क्या कहलाएगी, वो अवस्था हमारी सिकल सेल डिसऑर्डर कहलाएगी। बात करें 19 डिसेबिलिटी की, क्या है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं बहुविकलांगता, मतलब दो या दो से अधिक विकलांगता का एक समय घटित होना बहुविकलांगता कहलाता है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसको क्या दो या दो से अधिक विकलांगता एक समय में होना। जैसे कोई जिसको देखने उसको साथ साथ सुनने की समस्या हो जाए, बोलने की समस्या हो जाए, तो हम क्या देखेंगे कि एक इंसान के एक पर्टिकुलर टाइम पे एक व्यक्ति में एक या दो से अधिक विकलांगता का होना बहुविकलांगता कहलाता है। मैं इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हो सकती है, शायद आपको बात समझ में आए। हमने अभी तक अपनी 18 प्रकार की हम क्या पढ़ चुके हैं, हम 18 प्रकार की विकलांगताएं पढ़ चुके हैं, दिव्यांगताएं पढ़ चुके हैं। कि हमने पढ़ा सीपी, ऑटिज्म, ये दो अलग अलग हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं। ये दोनों डिसेबिलिटीज़ एक टाइम पे एक व्यक्ति को होना, ये क्या कंडीशन है, ये हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटी की कंडीशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिड अटैक विक्टिम। एसिड अटैक मतलब तेजाब जो फेंका जाता है। एसिड अटैक पीड़ित वह लोग होते हैं जो एसिड फेंकने के अपराध का शिकार होते हैं। कुछ लोग अपने क्रोध, अपनी सेल्फिशनेस, अपनी ईगो के कारण क्या करते हैं, लोगों पर, ज़्यादातर ये लड़कियों के साथ होता है, क्या करते हैं, उन पर तेजाब फेंक दिया जाता है। और सबसे एक चीज़ इसमें सामने आई कि भारत उन देशों में शामिल है जहाँ सबसे अधिक एसिड अटैक होता है। क्या होता है, एसिड अटैक होता है। जो लोगों के ऊपर एसिड अटैक तेजाब फेंका जाता है उन लोगों को RPWD 2016 के अनुसार विकलांग कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है। किसको, एसिड अटैक तेजाब पीड़ित जो होते हैं उन्हें RPWD के हिसाब से 2016 में किसके अंदर रखा गया, दिव्यांगता के अंदर रख दिया गया है। बात करें हम नेक्स्ट पार्किंसंस डिसीज़। पार्किंसंस रोग एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को हिलने, झुलने, जकड़ने, चलने, संतुलन और समन्वय में कठिनाई होता है। जो हमारे शरीर की बॉडी होती है उसका कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा बॉडी संतुलित होती है तभी हम क्या करते हैं, हम हिलते भी हैं, हम झूलते हैं, हम चलते हैं। जब हमारे शरीर का क्या होता है, संतुलन ख़राब हो जाता है किसी कठिनाई के कारण, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्किंसंस रोग। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है 21 डिसेबिलिटीज़ थोड़ी डिस्क्राइब करने की कि इसके अंदर क्या है। देन आई होप आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई हों। आगे हम और पढ़ेंगे और आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइम में फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।